हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। याद है लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने डिस्कस किया था चैप्टर मनी, जिसमें हमने डिस्कस किया था बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ मनी एंड द लास्ट फंक्शंस ऑफ मनी। तो इतना हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई आपका, मनी सप्लाई इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी। मतलब जितना भी मनी है अवेलेबल है इकोनॉमी में, उसे हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई। और कब? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी एक फिक्स टाइम पर जितनी भी मनी अवेलेबल है इकोनॉमी में, हम उसे क्या कहते हैं? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये बहुत ध्यान में रखना है, दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं आपके। एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो होता है जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हुए चलते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट अस से ये आपका एक टैप है, ठीक है, एंड दिस इज योर बकेट। अब इस टैप से वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब ये पानी नीचे आ रहा है तो ये बाल्टी में भर भी जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्लो। क्योंकि हम इसे मेजर नहीं कर सकते, ये क्या है? पानी बह रहा है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो पानी यहां इकट्ठा हो गया है एक पॉइंट पे, हम उसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर स्टॉक। अब समझ में आया डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड आपका फ्लो। तो स्टॉक होता है मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे जो हम मेजर करते हैं। फ्लो का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हम मेजर करते हैं। So what is money supply? Money supply is a total amount of money present in economy at a particular point of time. जो एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी मनी अवेलेबल है इकोनॉमी में, हम उसे क्या कहते हैं? मनी सप्लाई। नाउ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। आपकी चार मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है। फर्स्ट वन M1, M2, M3 एंड M4। अब इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज M1, कैश विद पब्लिक, जो पब्लिक के पास कैश अवेलेबल होता है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। अब डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है? हम सब अपने बैंक में क्या करते हैं? डिपॉजिट रखते हैं। डिमांड का क्या मतलब है? जब हमें चाहिए, जिस टाइम हमें चाहिए, हम उसे विड्रॉ करा सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स जिस टाइम हम डिमांड कर रहे हैं, हम उसी टाइम विड्रॉ करा सकते हैं। सो दैट इज योर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। जो भी हमारा बैंक में कैश अवेलेबल है, डिपॉजिट अवेलेबल है। प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब आरबीआई के पास जो भी जितने भी डिपॉजिट हैं वो सब किसका पार्ट हो जाता है? M1। दिस इज योर फर्स्ट वन। नेक्स्ट है M2। अब आपका M2 में क्या आ जाता है? M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब कुछ सेविंग कहाँ होती है? पोस्ट ऑफिस में भी करते हैं हम, ठीक है। अब उसे भी हम विड्रॉ करा सकते हैं जब हमें डिमांड होगी उसकी, जब हमें चाहिए होंगे। तो आपके M2 के कंपोनेंट होते हैं M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। या आपका हो गया M1, दूसरा हो गया आपका M2। नाउ थर्ड वन इज योर M3। M3 में क्या आ जाता है? अगेन M1। ये सारे कंपोनेंट जो M1 के है ना, वो सब M3 में आएंगे। प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। टाइम डिपॉजिट का मतलब है, देखो कुछ ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो एक आफ्टर अ मेच्योरिटी पीरियड ही हम विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की बात कर रहे हैं कि तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद विड्रॉ करा सकते हो। सो दैट इज योर टाइम डिपॉजिट विद बैंक। एंड द लास्ट वन इज योर M4। प्लीज इसमें बस इस चीज का ध्यान रखना कि M4 में हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे M3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे M3 आएगा, M1 नहीं आएगा। एंड दैट इज टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। जब अब पोस्ट ऑफिस के पास हमारे डिमांड डिपॉजिट के अलावा और भी डिपॉजिट होते हैं, तो वो सारे डिपॉजिट कहाँ आ जाते हैं? आपके M4 में आ जाते हैं। सो M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो आपके ये चार कंपोनेंट चार होते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। M1 is the most liquid measure of supply।
अब यहाँ पे लिक्विड का क्या मतलब है? लिक्विड का मतलब है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आपके M1 में कंपोनेंट क्या थे? जो करेंसी है पब्लिक के पास वो ऑब्वियसली पहले से ही उसमें है, कैश में है। दूसरा था डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जो बैंक के पास पैसे रखे हैं, हमें जिस टाइम चाहिए वो उसी टाइम हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, राइट? सो दैट इज मोस्ट लिक्विड. So M1 is most liquid measure of money supply and M4 is the least liquid measure of money supply. M4 क्या होता है? सबसे कम लिक्विड होता है, क्योंकि M4 में आपका M3 था और M3 के कंपोनेंट में आपका टाइम डिपॉजिट आता है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसकी मैच्योरिटी ओवर होगी तभी आप विड्रॉ करा सकते हो. तो इसलिए आपको जो M1 कंपोनेंट होता है, M1 आता है आपका मोस्ट लिक्विड और आपका M4 किस में आता है? लीस्ट लिक्विड. क्लियर? तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है. M1 क्या होता है? मोस्ट लिक्विड होता है और M4 क्या होता है? लीस्ट लिक्विड होता है. ठीक है, अब दूसरी बात देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है. M1 एंड M2 यूजुअली नोन एज नैरो मनी सप्लाई. नैरो का क्या मतलब है यहां पर? नैरो मनी सप्लाई. देखो, नैरो का फिर वही मतलब है कि जो लिक्विड में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, राइट? और दूसरा आपका टर्म आती है ब्रॉडर, या फिर हम उसे कहते हैं वाइडर. ब्रॉडर मनी सप्लाई. अब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो इजीली कैश में अवेलेबल होंगे, वो क्या हो गए आपके? M1 एंड M2. M1 एंड M2. तो ये आपके कौन से कंपोनेंट हो गए? नैरो मनी सप्लाई. ठीक है. नाउ however M3 and M4 are known as broad money supply concept. अब broad money supply जो easily convert नहीं होते हैं लिक्विड में, कैश में, वो आपके आते हैं ब्रॉड में और वो हो जाते हैं आपके M3 एंड M4. ठीक है. तो अब हम इसमें जो इंपॉर्टेंट दो बातें समझी हैं कि M1 आपका क्या है? सबसे ज्यादा लिक्विड होता है और M4 क्या होता है? लीस्ट लिक्विड होता है. उसके बाद हमने समझा है नैरो मनी सप्लाई और ब्रॉड मनी सप्लाई. तो नैरो में दो आ जाते हैं, स्टार्टिंग के दो M1 एंड M2, और उसके बाद आपका आता है ब्रॉड जिसमें नीचे के दो आ जाते हैं, दैट इज M3 एंड M4. क्लियर? द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, राइट? चलो, अब हमने ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है. अब इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं. अब पूरा चैप्टर डिस्कस कर रहा है, कॉन्सेप्ट कितना क्लैरिफाई है, कितना नहीं आया है, एक बार ये गो थ्रू करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following functions of money refers to its ability to serve as a measure of value? याद करो, मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब था कि हमारे पास एक मेजरमेंट मिल जाती है, एक यूनिट मिल जाती है कि हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, राइट? सो अब इसका ऑप्शन देख लो. फर्स्ट वन स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, थर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, फोर्थ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. अब यहां इन सब में से हमें एक यूनिट मिल रही है, तो वो किस में मिल रही है? यूनिट ऑफ अकाउंट में. तो ये किससे मिलता जुलता है? मेजर ऑफ मनी सप्लाई ऑल्सो एज यूनिट ऑफ अकाउंट. हमें एक यूनिट मिल जाती है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उसको मेजर कर पाते हैं. सो करेक्ट आंसर इज यूनिट ऑफ अकाउंट. नेक्स्ट, what is a function of money when it is used as a unit of account? देखो, बात वही कही है, अब बात घुमा दी है कि इसमें से यूनिट ऑफ अकाउंट कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, सेकंड, टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड, टू स्टोर परचेजिंग पावर, एंड डी, टू फैसिलिटेट लेंडिंग. अब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? अभी हमने पीछे ही डिस्कस करा है, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है एक मेजरमेंट मिल गई कि हम अपने इसमें गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेंगे? मेजर करेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दोनों क्वेश्चन सेम थे, बट क्या करा, क्वेश्चन को देने का तरीका अलग था. तो बस आपको छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है, पूरा आराम से आपका हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. द टर्म M1 इन मॉनेटरी इकोनॉमी रेफर्स टू. अब M1 क्या था? हमने चार कंपोनेंट्स पढ़े थे, M1, M2, M3 एंड M4. अब M1 में क्या क्या आता है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं. करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक. सेकंड, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक.
सी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, डी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। आपको किस में पूछा है? M1 में पूछा है कि M1 में क्या है, जो फर्स्ट वन है, जो सबसे ज्यादा लिक्विड है। तो M1 क्या था आपका? सबसे ज्यादा लिक्विड था। तो इसमें क्या आ जाएगा? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि बी में देखो क्या आ रहा है? टाइम डिपॉजिट आ रहा है। टाइम को क्या होता है कन्वर्ट करने में, हमें टाइम लग जाता है, जो भी टाइम डिपॉजिट वाले हमारी जो मनी होती है, ठीक है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, ऑब्वियसली कहीं पर नहीं था क्योंकि और भी करेंसी अवेलेबल है इकोनॉमी में। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक ओनली, यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा है, नहीं, हमें ये दोनों ही चाहिए M1 में। तो आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। Next, which of the following is not a component of broad money, that is M3? M3 का कंपोनेंट नहीं है। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ट्रेजरी बिल हेल्ड बाय बैंक। अब M3 के कंपोनेंट याद कर लो फटाफट। M3 था आपका M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। टाइम डिपॉजिट था, है ना। तो अब M1 के कंपोनेंट में क्या था? करेंसी विद पब्लिक आता है, गुड। डिमांड डिपॉजिट आता है, यस आता है। टाइम डिपॉजिट आता है, यस आता है। तो कौन सा नहीं हुआ? ट्रेजरी बिल हेल्ड बाय पब्लिक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ट्रेजरी बिल हेल्ड बाय पब्लिक। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, जो आपका M3 का कंपोनेंट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ फंक्शन ऑफ मनी? मनी के 4 फंक्शन थे, है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब कौन सा नहीं है? जनरेटिंग इंटरेस्ट नहीं था यार। प्रोवाइडिंग लोन नहीं था, ये भी आपका। थर्ड फैसिलिटेट एक्सचेंज, एंड द लास्ट वन इज मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो फैसिलिटेट एक्सचेंज हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक फंक्शन था आपका जिसमें एक जरिया था मनी गुड्स को एक्सचेंज करने का। तो क्या करता है? फैसिलिटेट एक्सचेंज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? फैसिलिटेट एक्सचेंज, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? मनी का फंक्शन नहीं है। 4 फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसमें बताना है कौन सा नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू ये भी है। ये दोनों कौन से फंक्शन थे आपके? प्राइमरी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये भी है, सेकेंडरी फंक्शन था। स्टोर ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को स्टोर नहीं करता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी? आपको क्या बताना है? प्राइमरी फंक्शन बताना है कि कौन सा है प्राइमरी, और दूसरे था आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में M से हमने याद करा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा याद किया था मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में हमने S से लर्न करा था स्टोर ऑफ वैल्यू, और था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। है ना। अब बताना है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन तो 2 ही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मेजर ऑफ वैल्यू। टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, अपना आंसर तो यही मिल गया कि एक्सचेंज को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, एक जरिया है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। टू स्टोर वेल्थ, नो। टू रेगुलेट प्राइसेस, नो, ये भी फंक्शन नहीं था। टू फैसिलिटेट बोरिंग एंड लैंडिंग, ये भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नैरोएस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी? अभी हमने डिस्कस किया था कि नैरो कौन से कंपोनेंट होते हैं? M1 एंड M2, और इन दोनों में से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा था? M1, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर सीधा सीधा हो गया M1। क्वेश्चन नंबर 9, when money is used to transfer purchasing power from present to future,
जो हम आज परचेज कर सकते हैं, अब हम कब कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। तो ये कौन सा फंक्शन दिखा रहा है आपका, सोचो 4 फंक्शन थे, तो उसमें से कौन सा फंक्शन ये आपका दिखा रहा है। यस, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक जरिया नहीं हो तो हम कभी भी परचेज कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, गुड्स को स्टोर करके रख रहे हैं, नहीं। मेजर ऑफ वैल्यू, एक मेजरमेंट मिल जाती है, नो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का क्या मतलब था कि हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही पूछा है, टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में कर पाए अपनी पेमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी, मनी का फॉर्म नहीं है। क्रेडिट कार्ड्स, ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ परचेज तो कर ही पाते हैं। डेबिट कार्ड्स, यस हम कुछ ना कुछ परचेज कर सकते हैं डेबिट कार्ड से भी। डिमांड ड्राफ्ट, जब आपको पैसे की जरूरत है फटाफट डिमांड ड्राफ्ट से क्या करें, विड्रॉ करा ली। बार्टर गुड्स, जहां पर मनी की बात नहीं करते, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बार्टर गुड्स, राइट। सो आई होप ये पूरा जो चैप्टर है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे डिस्कस कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सीबीएसई सिलेबस। बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, money supply and the measurement of money supply. So this chapter is done. Just revise all the concept and you are able to give answers. And in the next class, we'll see next chapter. Thank you.